गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 4 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके चैप्टर 1 यानी रिलेशन फंक्शन चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। और ये क्वेश्चंस होंगे 16, 17, 18 और 19। तो क्वेश्चन नंबर 16 पहले देखेंगे। ये जो 3 क्वेश्चन है 16, 17 और 19 ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो कहता है कि एक सेट है हमारा 1 2 3 और इस 1 2 3 ये जो सेट हमारा है इस पे आप रिलेशन दिखाइए और उस रिलेशन सेट में आपको लाना है 1 2 और 1 3 को 1 2 और 1 3 को लाना है। और ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव हो जाए और सिमेट्रिक हो जाए लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा आपको रिलेशन खोजना है यहाँ पे। तो आपको चूँकि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये ज़रूरी है कि इस रिलेशन सेट में 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए और 3 3 आ जाए, इतना तो आना ही है। इसके बाद कहता है कि 1 2 भी आना चाहिए। तो 1 2 अगर आ गया तो आपको 2 1 भी लाना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन होना है इसको। अच्छा, और इसी तरह बोलता है 1 3 भी आना चाहिए। तो 1 3 आ गया तो आपको 3 1 भी इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। तो अब अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है। 1 1 है तो इसका उल्टा जो होगा 1 1 होगा वो इसी सेट में है। वो 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 भी इसी सेट में है। 3 3 है तो इसका उल्टा 3 3 भी इसी सेट में है। 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 है, 1 3 है तो 3 1 है, 3 1 है तो 1 3 है। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है, बस आप इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 1 1 3 ये बिलोंग कर रहे हैं आर में। 2 1 1 3 आर में है। तो अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो 2 3 टाइप का एलिमेंट 2 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, तो 2 3 टाइप का एलिमेंट आर में मिलना चाहिए। और यहाँ पे कहीं भी 2 3 टाइप का एलिमेंट आर में नहीं है। तो चूँकि 2 3 टाइप के एलिमेंट आर में नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो कुल मिला के यही एक ऐसा रिलेशन होगा जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको इतना तो रखना ही रखना है। और सिमेट्रिक है तो और इनको रखना आपकी मजबूरी है। तो ये रखना ही रखना है और इनको रखना आपकी मजबूरी है। और जब आप इनको रखेंगे तो इसका उल्टा जो है यानी 1 2 रखेंगे तो 2 1 रखना पड़ेगा, 1 3 रखेंगे तो 3 1 रखना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन होगा ये हमारा फिर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। इसके अलावा अगर आप कोई एलिमेंट रखते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के अलावा जैसे आप 2 3 रख दिए, मान लीजिए आपने 2 3 रख दिया, तो सिमेट्रिक होने के लिए आपको 3 2 भी रखना पड़ेगा। उस केस में ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन हमारा है ये फ़िलहाल ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर आप इसको भी शामिल कर देते हैं इन केस, तो उस केस में 2 3 आप रखेंगे तो 3 2 को रखना पड़ेगा। और उस केस में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी ये पूरा का पूरा A क्रॉस A हो जाएगा। और A क्रॉस A जैसा कि हम जानते हैं कि अगर A कोई सेट है तो A क्रॉस A खुद एक रिलेशन होगा और ये रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो जब आप इस 2 3 को भी यहाँ पे शामिल कर देंगे तो 3 2 को भी शामिल करना पड़ेगा, यानी टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और यही एलिमेंट्स ये जो पूरे जो सेट होगा ये आपका A क्रॉस A होगा और ये फिर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, यानी ट्रांजिटिव भी होगा। तो वो ट्रांजिटिव ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको शामिल ना करें। यानी कुल मिला के ऐसे रिलेशन की संख्या जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो वो सिर्फ एक होगी और वो यही होगी। R = 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1। यही आपका एक रिलेशन ऐसा होगा जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा और इन 1 2 और 1 3 को कंटेन करेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लेट A = 1 2 3 और बोलता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन
आप बताइए कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे इस ए क्रॉस ए पे। ए क्रॉस ए पे डिफाइंड कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे जिनमें कि 1 2 निश्चित तौर पे शामिल होगा। तो 1 2 को निश्चित तौर पे शामिल करना है। तो पहला जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ये आप जानते हैं, ये 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, और फिर आपने 1 2 जिसको रखना है ये इसको रख दिया और इसका उल्टा यानी 2 1 रख दिया। एक तो ये होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो होगा खुद ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए, इसमें 9 एलिमेंट होंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये जो 9 एलिमेंट्स होंगे 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, ये 9 एलिमेंट्स होंगे। ये जो 9 एलिमेंट्स हैं जो कि ए क्रॉस ए के इक्वल हैं, यही ए क्रॉस ए हमारा दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जो कि इस 1 2 को कंटेन करेगा। ये देखिए 1 2 यहाँ पे कंटेंट है। तो 1 2 को कंटेन करने वाले दो रिलेशन ऐसे मिले, एक ये रिलेशन एक ये रिलेशन, जो कि आपके इक्विवेलेंस रिलेशन हैं। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 2। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो कहता है कि एक सेट है जिसमें ए दो एलिमेंट हैं ए बी, और इस सेट पे कितने बाइनरी ऑपरेशन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन कैसे होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन ये हमेशा ए क्रॉस ए, अगर एक सेट ए है जिस पे कि बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करना है तो बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू ए हमेशा डिफ़ाइंड होता है। ये ऐसे होता है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो हमेशा ए क्रॉस ए टू ए डिफ़ाइन होता है। यानी इसका जो डोमेन होगा वो ए क्रॉस ए होगा, और जो इसका जो को डोमेन होगा वो ए के इक्वल होगा। अब ये हमारा सेट ए है, इसमें दो एलिमेंट हैं। तो जब हम ए क्रॉस ए करेंगे तो इसमें 4 एलिमेंट आएंगे। 4 कौन कौन से आएंगे? चूँकि ए में हमारा क्या है, ए में ए बी है, तो ए क्रॉस ए में आपका आएगा ए बी, ए बी बी और बी ए, ये 4 एलिमेंट आएंगे। यानी यहाँ पे आएगा ए बी ए और बी, और इस ए में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे ए और बी। तो आपको इस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है स्टार फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। अब आपको ये पता होगा कि जैसे हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं m, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं n। तो यहाँ से यहाँ जो हम फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं उन फंक्शंस की संख्या होती है n पावर m। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेट A से सेट B में डिफ़ाइन होने वाले कुल फंक्शंस की जो संख्या होगी वो n पावर m होती है, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है इन कोडोमेन एंड m जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डोमेन है। अब यहाँ पे एक बात कर लें, बाइनरी ऑपरेशन की बात कर लें, तो ये फंक्शन की तरह होता है। तो डोमेन में कुल मिला के 4 एलिमेंट हो गए, को डोमेन में कुल मिला के 2 एलिमेंट हो गए। तो कुल बाइनरी ऑपरेशन की संख्या यानी कुल फंक्शन की संख्या जो यहाँ से यहाँ डिफाइन हो सकती है वो होगी 2, यानी को डोमेन एलिमेंट की संख्या 2 और पावर 4 माने डोमेन के एलिमेंट की संख्या, यानी 2 पावर 4 मतलब 16। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 16। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 को समझना पड़ेगा आपको और फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कहता है कि एक फंक्शन f है, वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और इस तरह डिफाइन है कि f की जो वैल्यू है वो 1 अटेन कर रही है यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 अटेन कर रही है यदि x की वैल्यू 0 है, और -1 अटेन तब कर रही है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। ये f(x) की वैल्यू है। और एक दूसरा फंक्शन g डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, और इस तरह डिफाइन किया गया कि gx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये आपका है, जहाँ की ग्रेटेस्ट इंटीजर x इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर
लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये रहा। अब आपसे बोलता है कि डज फॉग एंड गॉफ coincide in 0 1। कह रहा है कि क्या 0 1 यानी इस इंटरवल में क्या गॉफ और फॉग कॉन्साइड होंगी, यानी इनकी जो इमेजेस मिलेंगी सेम मिलेंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गॉफ की बात कर लेते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया x और हम इसका इमेज निकालेंगे अंडर गॉफ, और इसी एलिमेंट की इमेज निकालेंगे फॉग के अंतर्गत, और x की जो वैल्यू लेंगे वो फ्रॉम 0 to 1 लेंगे। तो लेट x इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे गॉफ ऑफ x लिया और x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो गॉफ ऑफ x हो जाएगा g ऑफ fx, g ऑफ fx। अब चूँकि x ग्रेटर देन 0 है तो fx हमारा इस तरह से डिफाइंड है। तो कहता है कि fx की वैल्यू 1 तब होगी जबकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो चूंकि x यहाँ ग्रेटर देन 0 है तो fx की वैल्यू सीधे कितनी हो जाएगी, 1। तो हो जाएगा g ऑफ 1। अब g फंक्शन क्या है, कहता है कि gx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और आपको पता है किसी भी इंटीजर का जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं तो सेम वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इज इक्वल्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इज इक्वल्स टू 2। तो g ऑफ 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये g ऑफ 1 है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू सीधे हो जाएगी 1। तो गॉफ ऑफ x आपको मिला 1, कब, जबकि x ग्रेटर देन 0 है। अब आइए बात करते हैं फॉग ऑफ x की। तो फॉग ऑफ x हो जाएगा f ऑफ gx, f ऑफ gx। और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है और मान लीजिए कि लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है, मान लीजिए लेस देन 1 है, तो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी कुछ ऐसे 0 और ये 1 और x इन्हीं बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो ये हो जाएगा f ऑफ gx, gx मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x, gx को लिखेंगे f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये gx की वैल्यू हो गई, gx की वैल्यू हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब चूंकि x की वैल्यू विद इन 0 to 1 है, 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा वो हमारा 0 होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 0.5, तो 0.5 पे जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी देगा, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इस 0.5 से छोटा है या तो उसके बराबर है। 0.5 से छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वह 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 आपका कितना हो जाएगा, 0। तो f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका हो जाएगा f ऑफ 0, क्योंकि अगर x बिटवीन 0 to 1 है तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और f0 आपका, f0 देखिए, f0 इज इक्वल्स टू कितना है, 0। x बराबर 0 पे fx की वैल्यू 0 है, तो f0 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कहने का मतलब ये कि अगर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है तो उस केस में गॉफ की वैल्यू 1 आ गई और फॉग की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब गॉफ ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ x। इसका मतलब ये दोनों कॉन्साइड नहीं करते हैं। तो कहता आपको यही पता करना था कि डज फॉग एंड गॉफ कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब इनकी वैल्यू सेम आएगी विद इन दिस इंटरवल। तो हमने कहा कि ये हमने चेक भी कर लिया कि अगर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो गॉफ की वैल्यू 1 देगा और फॉग की वैल्यू 0 देगा। इसका मतलब ये कॉन्साइड नहीं करेंगे। तो ये आपका आंसर रहा। धन्यवाद।